नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आज की तारीख में हम बात करेंगे सोने पर संग्राम की। देश भर में यह सोने पर संग्राम मचा हुआ है। 35 दिन बीत चुके हैं गहनों के व्यापारियों की हड़ताल को। लाखों कारोबारी सड़क पर हैं। विरोध एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर है। 1% एक्साइज ड्यूटी, 1% तो काफी मामूली होती है, तो फिर इतना लंबा आंदोलन क्यों? क्या कहानी कुछ और है? एबीपी न्यूज ने 7 राज्यों में गहना कारोबारियों की हड़ताल की पड़ताल की है, कारोबारियों से बात की है, कारीगरों से बात की है। आज की तारीख में आज हम देखेंगे सोने पर संग्राम का असली सच। गहनों के लाखों कारोबारी 35 दिन से हड़ताल पर हैं। देश भर में ज्वेलर्स की दुकानों में ताले लगे हुए हैं। 35 दिन में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। देश भर में सर्राफा कारोबारियों की मांग एक ही है, सोने के गहनों पर एक्साइज ड्यूटी हटाई जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक सर्राफा कारोबारियों के साथ हैं, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। अगर आपने 35 दिन आप खड़े रहे और आप एक साथ खड़े रहे, अगर हम एक साथ खड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी करके कह दूंगा कि आपका काम हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मोदी सरकार भी अड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि आगे चलकर जीएसटी तो आना ही है, तो अभी से तैयारी क्यों नहीं? इसी में सबकी बेहतरी है। एक बात मैंने पहले दिन से कही थी, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 3 या 4 मार्च को ही हमने डायरेक्शन उठा दिए थे कि एक्साइज के नाम पर हैरेसमेंट किसी का ना हो। इस पे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। लेकिन क्या इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही है या डर किसी और बात का है? क्या डर इस बात का है कि अब जितना सोना कारोबारी खरीदेंगे उसका पूरा हिसाब देना होगा? क्या डर इस बात का है कि अब हर बिक्री पर ग्राहक को बिल बनाकर देना होगा? सोने के गहनों पर संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? एबीपी न्यूज के साथ देखिए हड़ताल की असली वजह। अगले कुछ मिनटों में आप जो देखेंगे उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर्राफा कारोबारी असल में गुस्से में क्यों है। एबीपी न्यूज ने बारीकी से पूरे मामले की पड़ताल की और पता यह चला, अंदेशा यह लग रहा है कि व्यापारियों को डर शायद किसी और ही बात का है। एक्साइज ड्यूटी का विरोध अगर बहाना है तो फिर डर असल में किस बात का है? असली वजह क्या है? एक महीने से ज्यादा हो गया है देश भर में हर रोज गहनों के व्यापारी इसी तरह सड़कों पर उतरते हैं, नारे लगाते हैं, सरकार को कोसते हैं और घर चले जाते हैं। पूरे 35 दिन हो चुके हैं ऐसा करते हुए। सवाल यह है, कोई दुकानदार अपना धंधा चौपट क्यों करना चाहेगा? ये कोई नौकरी पेशा लोग तो है नहीं कि हड़ताल खत्म होगी तो हड़ताल के समय का भी वेतन मिल जाएगा। फिर ये लोग अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी तो सिर्फ 1% ही लगनी है और वो भी ये लोग ग्राहक से ही वसूल लेंगे, तो फिर ये लोग सड़क पर क्यों आ गए हैं? क्या असली वजह वो है जो कोई बोलना नहीं चाहता? गहना व्यापारियों का कहना है कि उनको एक्साइज ड्यूटी देने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उनको डर लगता है इंस्पेक्टर राज से। एक्साइज इंस्पेक्टर तंग करेंगे, तमाम तरह के फॉर्म भरने पड़ेंगे और एक और सरकारी विभाग के अत्याचार को झेलना पड़ेगा। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, रोल बैक रोल बैक रोल बैक। मतलब ये अगर रोल बैक नहीं हुआ, ये इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, पब्लिक गवर्नमेंट के पास 1 रुपया नहीं जाएगा, ये सारे पैसा अफसर लोग खा जाएंगे, गवर्नमेंट वही की वही रहेगी। इस पर सरकार ने तो यहां तक आश्वासन दे दिया कि किसी गहना व्यापारी के पास कोई एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, लेकिन गहना व्यापारियों की हड़ताल फिर भी जारी है। गहना व्यापारी तो यहां तक कह रहे हैं कि एक्साइज क्यों लगाते हो, अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी लेते हो वो और बढ़ा दो, ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्या सरकार भी असली वजह बता रही है?
सिर्फ 1% ड्यूटी लगाने से सरकार को बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मिल जाएगा। तो फिर असली वजह क्या है? अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जब इस साल का बजट तैयार किया जा रहा था, तब एक्साइज विभाग ने वित्त मंत्री के सामने फिर वो नोट पेश किया था जिसका पूरा हिसाब किताब बताता था कि देश में जितना सोना इंपोर्ट होता है उससे बहुत कम सोने के गहनों के बिल देश भर में बनते हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो सवाल ये कि देश में इंपोर्ट होने वाला ये सारा सोना कहां जाता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं गहनों के बिल ही नहीं बनवाते लोग, कैश में ले लेते हैं काला धन ठिकाने लगाने के लिए? उद्योग संगठन फिक्की की काले धन पर पिछले साल आई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि देश में 70 से 80% गहनों की बिक्री कैश में होती है। यानी अंदेशा है कि इसमें से ज्यादातर काला धन होता है। हर साल देश में लगभग 1000 टन सोना इंपोर्ट होता है। इस पर 3,500 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2,35,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें से बहुत थोड़ा ही गहने बनकर एक्सपोर्ट होता है, बाकी सारा सोना हर साल देश में ही खप जाता है। फिक्की की रिपोर्ट तो कहती है कि 70 से 80% गहने कैश में खरीदे जाते हैं। फिक्की की रिपोर्ट को आधार बनाएं तो मोटे तौर पर यह आंकड़ा हर साल 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। तो अगर यह सच है कि बहुत बड़ी रकम के बिल ही नहीं बन रहे, तो यह तो एक्साइज ड्यूटी लगाने से पकड़ में आ सकता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी हर महीने देनी पड़ती है। हर महीने हिसाब किताब देना पड़ेगा कि कितना सोना आया और कितने गहने बिके। अगर गहना व्यापारी के पास जितना सोना आया उस सारे के गहने नहीं बिके तो वो बाकी सोना अगले महीने के स्टॉक में चला जाएगा। और अगर गहने उससे ज्यादा के बिक गए जितना सोना व्यापारी ने खरीदा ही नहीं, तो इसका मतलब या तो उसने गहने स्मगलिंग के सोने से बनाए या चोरी के सोने से बनाए, या फिर वो गहनों में सोना कम लगाकर मिलावट कर रहा है, या हो सकता है वो गहने बिना बिल बनाए बेच रहा हो। जो व्यापारी ईमानदार नहीं है वो फंस सकता है। 2012 में यूपीए सरकार ने काले धन पर एक श्वेत पत्र जारी किया था जिसमें देश के अंदर मौजूद काले धन को ज्यादातर जमीन जायदाद और सोने में निवेश किया हुआ पाया गया था। और सोना काला धन रखने के लिए है भी तो बहुत सहूलियत की चीज। 30 लाख का कैश सिर्फ 1 किलो सोने में तब्दील हो जाता है, कहीं भी रखा जा सकता है और काले धन के लेन देन में भी काम आ सकता है। 30 लाख कैश अगर हजार के नोट में भी रखेंगे तो 30 गड्डियों की जगह घेरेगा, यानी पूरा लॉकर भर जाएगा। यानी खरीदने वाले भी कोई टैक्स न दें और सोने के व्यापारी भी टैक्स न दें, सब कुछ कैश में चलता रहे। एक्साइज ड्यूटी से ये वाला काला कारोबार तो चौपट हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि सारे गहना व्यापारी इसीलिए हड़ताल पर गए हों, और यह भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सभी ज्यादातर कैश का ही काला धंधा करते हैं। लेकिन यह भी तो हकीकत है कि जो करते हैं वो ये कहेंगे तो नहीं कि एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ वो इस वजह से हैं। अगर पूरा हिसाब किताब देना पड़ गया तो जो व्यापारी अब तक ईमानदारी से बिल नहीं बनाते उनको न सिर्फ एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी बल्कि उनका मुनाफा भी फिर उस हिसाब से ज्यादा निकलेगा और उनको उस पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। और बिल बनेंगे तो राज्य सरकार को उन पर वैट भी देना पड़ेगा। यही चीज खरीदार पर लागू होगी। बिल बनेगा तो 2 लाख से ज्यादा के बिल पर पैन नंबर देना होगा, यानी वो भी काली कमाई से नहीं खरीद पाएगा। काले धन से सोना लोग नहीं खरीद सकेंगे तो सोने की बिक्री में ही कमी आ सकती है। बिक्री में कमी आई तो हर साल देश में हजार टन सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी देश के बहुत सारे डॉलर बच सकते हैं। डॉलर खर्च नहीं होंगे तो रुपया मजबूत हो सकता है। रुपया मजबूत होगा तो सिर्फ महंगाई ही काबू में नहीं आएगी, देश की अर्थव्यवस्था ही मजबूत हो सकती है। ये सब कयास ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर लगता नहीं कि यह संग्राम सिर्फ 1% एक्साइज ड्यूटी को लेकर है। एक फीसद ही है एक्साइज ड्यूटी, इसलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसको लेकर इतना डर क्यों। एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर सरकार के पास अपनी वजह है, लेकिन सर्राफा कारोबारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज ने देश के 7 अलग अलग राज्यों के सर्राफा कारोबारियों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि उनके विरोध की असली वजह क्या है, वो क्या कहते हैं। असली वजह अगर उस तरफ है जो हमने अभी देखा
तो वो क्या कह रहे हैं, इन कारोबारियों से 5 सवाल पूछे, क्या जवाब थे उनके साथ ही उन जवाबों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है वो देखते हैं। सरकार ने 2 लाख की ज्वेलरी के खरीदी पे पान कार्ड का प्रायोजन किया है और एक्साइज ड्यूटी 1% इस बजट में हर ज्वेलरी की खरीदी पे डाला है। उसके बारे में समग्र भारत का ज्वेलर्स मित्रों ने 35 दिन से बंद का ऐलान किया है। देखिए, हमारा जो हड़ताल का जो देशव्यापी हड़ताल है वो एक्साइज ड्यूटी के विरोध में है। आज 36वां दिन है और पूरे देश में सभी ने अपना कारोबार बंद रखा। ये जो कानून लगाया है एक्साइज का, तो उसमें हमारे गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कारीगर काम करते हैं, उनको इतने अनपढ़ और वो है, लेकिन एक कला में, अपनी कला में बहुत पारंगत है, उनको ये जो भी कानूनी प्रक्रिया है फॉर्म भरने से लगा के सब प्रक्रिया का उसमें कोई नॉलेज नहीं है। एक ज्वेलरी का पीस बनाने के लिए वो प्रोडक्ट 6 से 7 जगह पे अलग अलग जगह पे जाता है, घलाई कहीं पर होती है, पॉलिश कहीं पर होती है, हर जगह से उसको जाना और आना, वो उसके अंदर उसका अकाउंट रखना, उसको पेपर वर्क करना। जो इंसान महीने में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता है वो इन सब चीज़ों को 20,000 या 25,000 रुपये का अकाउंटेंट और सीए अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये बेसिक मुद्दा वहाँ से शुरू हुआ है। अभी गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा फाइनल आश्वासन नहीं मिला है कि भाई एक्साइज के अगेंस्ट में जो आपका जो समस्या है, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, इसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए तैयार हैं। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, रोल बैक रोल बैक रोल बैक। मतलब ये अगर रोल बैक नहीं हुआ, ये इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, पब्लिक गवर्नमेंट के पास 1 रुपया नहीं जाएगा, ये सारे पैसा अफसर लोग खा जाएंगे, गवर्नमेंट वही की वही रहेगी। हम जीएसटी की दिशा में बढ़ रहे हैं और जीएसटी की दिशा में बढ़ना यह नहीं हो सकता कि लग्जरी गुड्स टैक्सेशन सिस्टम से बाहर रहें। दे विल हैव टू कम विद इन द टैक्सेशन सिस्टम, यह उसकी तैयारी है। इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, एक तो ये हमारे को दिक्कत है। दूसरी, हम व्यापारी और हमारे कारीगर वो एक्साइज लॉ की जितना वो बड़ा है उसकी जानकारी बहुत कम रखते हैं। उसमें कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा कि कोई ना कोई कमी निकाल के इंस्पेक्टर उसके अंदर भ्रष्टाचार पैदा जरूर करेगा। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री है लघु उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग में, हस्तशिल्प कला के उद्योग में है। इसका एक कारीगर जो काम करता है, वो कारीगर जो छोटे वर्ग का कारीगर है जो काम करता है, वो अपने कारखाने में पूरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो 5 जगह मैन्युफैक्चरिंग, 7 जगह मैन्युफैक्चरिंग कराता है। सिलाई अलग जगह, पॉलिश अलग जगह, मीना अलग जगह। तो कुटीर उद्योग पे कभी एक्साइज नहीं लगती। सरकार ने इस कानून को समझा ही नहीं। ये एक आर्टिजन का काम है, तो आर्टिजन का काम, हाथ का किया हुआ काम। एक्साइज जब बनी थी, एक्साइज बनी थी इसका ये कहते हुए कि एक्साइज का लॉ इज फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मैकेनाइज्ड हो। मैकेनाइज तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो आप एक्साइज किस पे थोप रहे हो? आज हमारे ऊपर में 4 तरह के टैक्स पहले से लगे हुए हैं। एक्साइज लगने से उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। वो मैनेज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज एक्साइज लगने के लिए 1% के है, लेकिन जो अभी हमारे भाई ने बताया, जो इसके जो प्रोसेस है बनने की, कम से कम 12 से 13 प्रोसेस से होकर निकलता है। और हर प्रोसेस में एक्साइज डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना स्टॉक बाहर निकला, दुकान से बाहर निकला, मतलब हमें एक्साइज भरनी है। तो 12 प्रोसेस 13 प्रोसेस के हिसाब से हमारे 13%, 14% तक हमारे को एक्साइज ऑलरेडी लग जाएगी। इससे हमारा एक्साइज की वजह से जो गोल्ड के रेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा भार आने वाला है, वो एक्स्ट्रा भार कस्टमर को ही लगभग चुकाना पड़ेगा। अगर और आज का ग्राहक भी स्मार्ट ग्राहक हो गया है, वो लोग भी हर जगह कंपेयर करते हैं कि भाई किस कंट्री में किस दाम से सोना मिल रहा है। और इसी सब ग्लोबल कंपटीशन में अगर हमें हमारी कंट्री को टिकना है या हमारे व्यापार को हमें मजबूत करके रखना है, तो थोड़ा कंपटीशन में भी हमको भी खड़ा रहना पड़ता है। और ये इस तरह की जो नीति है गवर्नमेंट की, उससे हमें लगता है कि ये कंपटीशन में हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। स्वयं रेवेन्यू विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि ये कारीगरों पर बिल्कुल लागू नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी आशंका निर्मूल है। हमको एक्साइज देने से, ड्यूटी से कोई घबराहट नहीं है। हमको जो इंस्पेक्टर राज जो इस टाइप का आ रहा है, उससे घबराहट है। हमारा विरोध एक्साइज डिपार्टमेंट का, और जो आपने बात बोली थी कि ये विरोध हम क्यों कर रहे हैं, विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि हम इस डिपार्टमेंट से पहले जूझ चुके हैं। इतना बुरी तरह प्रताड़ित करते, इतने ज्यादा पावर है कि हर आदमी इतना ज्यादा घबरा रहा है कि आज 36 दिन हो गए। एक्साइज का कानून एक ऐसा कानून है, ऐसा पेचीदा कानून है
कि वो आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, छोटे छोटे कारीगर हैं, उसको इसका नॉलेज नहीं है। सारी रिसाइकलिंग प्रोसीजर है ऑर्नामेंट से, वो एक ऑर्नामेंट तैयार करने के लिए कम से कम 10 जगह से वो पास होता है, तो हमको तय नहीं कर पाते कि उसको काउंट कैसे करने का, उसको कैसे समझाने का। और इससे जब भी गोल्ड कंट्रोल आया तभी से हमारे बुजुर्गों ने भी ये फील किया हुआ है कि जो इंस्पेक्टर जो राज आता है, जो एक्साइज के इंस्पेक्टर लोग आते हैं, वो ऐसा पेचीदा सवाल करता है, वो सबका जवाब देना, वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये छोटा छोटा कारीगर लोग ये सामान बनाते हैं और हम लोग ये सामान को बेचते हैं, तो छोटा कारीगर के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है जो वो लोग इसके लिए सही तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इसके कारण इसमें इंस्पेक्टर राज पूरी चालू हो जाएगा और ये इंस्पेक्टर लोग आके हर रोज़ ज्वेलर्स को हैरेसमेंट करना चालू कर देगा। एक बात मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है कि सेंट्रल एक्साइज भरने में वो उनको अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन से भरना है और एक्साइज विभाग का कोई पदाधिकारी उनको विजिट नहीं करेगा, जिसकी उनकी चिंता थी। वो सर्कुलर भी इशू हो गया है। कोई भी टैक्स अगर लगता है तो वो कस्टमर से ही लिया जाता है, मगर इससे एक तो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट और इंक्रीज हो जाएगी, इसके पेपर वर्क इंक्रीज होंगे, पेपर वर्क की वजह से भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज का विरोध टैक्स के अगेंस्ट में नहीं है। हमारे सभी व्यापारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग का यही कहना है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पे 2% बढ़ा के ले लो, आप GST ला के बढ़ा के ले लो, आप सारे जो ऑर्नामेंट्स है उसको हॉलमार्क में कन्वर्ट करके वो एक रेजोल्यूशन आप पास करो, हमको एक्सेप्ट है। सब लोग प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, प्रताड़ना की आशंका की बात कर रहे हैं, कारीगरों की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कारीगरों पर लागू नहीं है। असली वजह वही तो नहीं जिसका अंदेशा बार बार जताया जा रहा है कि बिल नहीं बनाना है। गहने के कारोबारियों पर खूब राजनीति हो रही है। देश की बड़ी पार्टियां खुलकर सर्राफा कारोबारियों के साथ हैं। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ने अपने राज में ये एक बार लगाया था, फिर वापस लेना पड़ा था, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो आज ही दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़तालियों के बीच दिखे। 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी गहना कारोबारियों के साथ दिखे थे। बीजेपी की सत्ता वाली सरकार भी अड़ी हुई है, केंद्र सरकार, और वो कह रही है कि गहनों से एक्साइज ड्यूटी नहीं हटेगी। तो ये इस पे राजनीति हो रही है। गहनों के कारोबारियों की हड़ताल से करीब 80,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस हड़ताल ने सबसे ज्यादा लेकिन कमर तोड़ी है उन्हीं की जिनका हवाला दे रहे हैं कि गहना कारोबारी, कारीगर। उन कारीगरों की कमर तोड़ी है जिन्हें रोज के काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं, उनका काम बंद है। 4 राज्यों में इन कारीगरों के हालात की पड़ताल हमने की, तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। इंदौर के सर्राफा बाजार की एक गली में है सुनील सोनी की छोटी सी दुकान। 70 साल पुरानी इस दुकान को सुनील ही चलाते हैं। घर में 10 लोगों का संयुक्त परिवार है, लेकिन पिछले 35 दिन से चल रही हड़ताल ने सुनील के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। परेशानी तो ऐसी हो गई साहब, 36 दिन से पूरा बाजार बंद है। घर परिवार चलाना महंगा पड़ रहा है। हमारा तो रिपेयरिंग का काम है, घर में 12 मेंबर है। अब कैसे घर चलाएं, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। सुनील की ही दुकान से जुड़े हुए हैं पंचानन, जो बंगाल के रहने वाले हैं और गहनों के कारीगर हैं। रोज काम करके पैसा कमाने वाले पंचानन जैसे 10,000 लोग इंदौर के इस सर्राफा बाजार में काम करते हैं। हड़ताल के बाद कई लोग वापस अपने गांव चले गए हैं। पंचानन को समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाएं। अभी बाजार में तो एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ है व्यापारी का ऊपर, लेकिन उनका ऊपर जो लगा है उनका हमारा भी पेट रोजी बेकार बंद हो गया। अब शोरूम वाला नहीं खुला तो हम कारीगर आदमी कैसे काम करेंगे। जाहिर है कि सर्राफा कारोबार से जुड़े छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ये हड़ताल रुला रही है, लेकिन कोई करे भी तो क्या। सराफा कारोबारियों की इस हड़ताल ने छोटे बड़े सभी लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। क्या बड़ा व्यापारी और क्या छोटे छोटे कारीगर, हर आदमी के मन में यही सवाल है कि सरकार आखिर उनकी सुन क्यों नहीं रही है। ये हैं बादल चंद्रपाल। पश्चिम बंगाल के रहने वाले बादल दिल्ली के सर्राफा बाजार में कारीगरी का काम करते हैं। रोज के काम के आधार पर इन्हें पैसे मिलते हैं।
गांव में माता पिता हैं और दिल्ली में पत्नी और 2 बच्चे 10-15 हजार रुपए कमाकर सबका पेट भरते हैं। लेकिन अब हड़ताल ने बादल की कमाई बंद कर दी है। इन दिनों में तो ये हालत है, हमारे पास काम भी नहीं है, हमारे पास जो भाई बंधु है हम उनको गांव भेजने में मजबूर है। हमारे पास ये हालत है कि हम करें तो क्या करें, हमें ये सुझाव नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। और हम सरकार से तो हम दुखी हो चुके कि अच्छे दिन के लिए नाम पे हम पे धोखा दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? बादल की तरह ही राजेश भी हैं। घर में 5 लोग हैं, बच्चों की पढ़ाई है। एक बच्चे का नर्सरी में दाखिला उधार लेकर करवाया है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डेली मतलब हमारे पे जैसे कारीगर सामने वाले ने सोना दिया, हमने काम करके दिया, उसके लेबर हमारे को मिल गया, हमारा उससे परिवार चलता था। डेली मतलब चलता रहता था, कभी काम आ गया कभी नहीं भी आया, चलो एक दिन हमने कमा लिया, उससे एडजस्टमेंट चल जाती थी। अब 35-36 दिन का भुगतान कौन करेगा? मिंटू मनाना भी पश्चिम बंगाल से हैं और कई साल से दिल्ली के सर्राफा बाजार में काम कर रहे हैं। इनके कई साथी घर लौट चुके हैं, लेकिन मिंटू जल्द हड़ताल खत्म होने की उम्मीद में रुके हुए हैं। तो काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, ये सरकार को मालूम होना चाहिए। हम लोग ऐसे हमारा तरफ कितना कारीगर गांव चला गया, आप हमारा गांव पे जाओगे तो देखोगे। स्वर्णकारों की हड़ताल के चलते सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है उन लोगों के ऊपर जो छोटे छोटे काम कर रोज़ाना पैसा कमाते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे, लेकिन इस हड़ताल के चलते उनका कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी 35 दिन से सर्राफा कारोबारी हड़ताल पर हैं। विश्वजीत एक कारीगर हैं और एक शोरूम में काम करते हैं, लेकिन 1 महीने से ये बेरोजगार हैं। घर के किराए से लेकर बच्चे की स्कूल फीस तक के लाले पड़ चुके हैं। 35 दिन हो गया बंद करे हुए, तो कहाँ से फीस जमा कराएंगे? मकान मालिक को किराया देने के लिए कहता हूँ, मकान मालिक कहते हैं कमरा खाली कर दो, तो हम कहाँ जाए? ये सरकार ये रोल बैक नहीं ले रहे, हम क्या करें? सड़क पे आ चुके हैं। ये हैं राजेश सोनी। मुंबई के दहिसर इलाके में इनकी सोने के गहने बनाने की फैक्ट्री है। 50 से ज्यादा लोग सोने के गहने बनाने का काम दिन रात करते रहते हैं, लेकिन पिछले 30 से ज्यादा दिन से यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। राजेश खुद भी हड़ताल में शामिल है। दहिसर और बोरीवली है, यहाँ पर मैक्सिमम जो पब्लिक है ना, आप देखोगे तो 40% यहाँ पर गोल्ड के काम करने वाले मालिक और नौकर है। और आप मेरे बिल्डिंग में देखोगे तो 5 फैक्ट्रियाँ हैं, सब फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है। करीब ये 5 फैक्ट्रियों में 500 से 600 आदमी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ रहा है। आप मेरे उधर आए, आजू बाजू में जाएंगे तो सब जगह पर बंद पड़ा हुआ है। राजेश का धंधा तो चौपट है ही, कारीगरों की हालत खराब है। केशव माने मुंबई के बोरीवली इलाके में रहते हैं। उनके परिवार में कुल 7 लोग हैं। जल्द ही बेटी की शादी भी है। 8,000 रुपए महीना कमाने वाले केशव को समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। इधर 1.25 महीने से काम बंद ही है, यानी कि 35 दिन से ऊपर वही हो गया। अभी मैं भी होली में अभी काम नहीं था तो बंद ही रखा था, और होली में मैं गांव में ही था। अभी सोमवार को आ गया इधर, सोमवार से, यानी कि पैसा भी नहीं है, इसके लिए मैं पैसा के लिए भी आ गया इधर। और फिर हमारे बहुत सारे लोग गांव में गए। सोने का कारोबार बंद होने से इसके साथ जुड़े हुए करीब 42 लाख व्यापारी और कारीगर इन दिनों परेशान हैं। मुंबई में कुछ ही दिन में गुड़ी पड़वा का त्योहार आने वाला है। हर साल गुड़ी पड़वा के दिन लोग जमकर सोने की खरीदारी करते हैं। अगर हड़ताल नहीं टूटी तो ज्वेलर्स को भारी नुकसान होना तय है। बड़े व्यापारी भी इन्हीं का हवाला दे रहे हैं कारीगरों का कि ये कैसे एक्साइज से निपटेंगे, लेकिन सरकार कह रही है उनको, कारीगरों को, छोटे व्यापारियों को नहीं निपटना है एक्साइज से। फिर असली वजह क्या है? वही, क्या बिल बनाने का डर है? क्या बिल नहीं बनता? क्या इतने ज्यादा सोने के गहने बनते हैं वो बिना बिल के चलते हैं? ये सवाल है।